आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ROARO अर्थात समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं उसमें से हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन अर्थात संविधान, राजनीति प्रणाली एवं लोक नीति से संबंधित प्रश्न होगा। यह प्रश्न ROARO जो फरवरी 11 को होने वाला है उसमें से लगभग 75% आने का उम्मीद है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की है। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया, वो किस अधिनियम के तहत? तो ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और डी है चार्टर एक्ट 1833। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस सर्वोच्च न्यायालय में जो सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसके पहले बताया गया। देखिए भारत में संघीय न्यायालय, ठीक, उसके पहले जो था वो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता में, लेकिन जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। 1937 को भारत सरकार अधिनियम जो 1935 वाला अधिनियम आया था इसी के तहत किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्लेवर थे, ठीक है। तो इसमें 1935 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में या फिर 1947 में? तो देखिए भारत का जो संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। और कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर, इसके पहले भी प्रश्न में बताया गया 1 अक्टूबर 1937 को। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ए है 1909 का अधिनियम, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय अर्थात ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ए है भारत सरकार अधिनियम अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935। बी है भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या फिर विशेषता है? ये है पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। ये नहीं है, ये 1909 के अधिनियम में हुआ था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला सही है और दूसरा सही है। ये विशेषता भारत शासन अधिनियम 1909 का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध यानी कि डुअल शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में शासन के प्रावधान या प्रशासन को 2 श्रेणी में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। कब बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, अर्थात उसको उसी को बोला था भारत शासन अधिनियम। अभी भारत परिषद अधिनियम ही काउंसिल को परिषद बुलाता है। 1909 के भारत सरकार अधिनियम और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। इसका उत्तर हो जाएगा 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1919 वाला हो जाएगा। 9 नहीं, 1919 वाला भारत के 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधानपालिका की स्थापना की गई है। ऊपरी सदन राज्य परिषद और काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसमें उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन जो होता था उसे केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 क्या होते थे? मनोनीत होते थे। नेक्स्ट है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1919 का एक्ट। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अध्यादेश, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो निर्गत करने की जो शक्ति है वो प्रेरित है किससे है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1909 और 1947। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935। ऑप्शन बी 1935 का अधिनियम। यद्यपि जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के तहत भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है, अनुच्छेद जो आर्टिकल 123 है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 42 से प्रेरित है। अगला है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा यानी कि विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? यह है मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था और राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? ये 1935 के अधिनियम के द्वारा रिपीट है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है किसमें? 1935 के अधिनियम में। ये भी रिपीट है, इसके पहले बताया गया है आपसे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। यह है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 और 19 स्वतंत्रता स्वाधीनता अधिनियम जो 1947। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? तो इसका उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? कह रहा है कि अस्थायी अवयव नहीं है, किसका? 1935 में। देखिए, देश के लिए लिखित संविधान। बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। सी है एक संघ की योजना पर विचार। और डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवांछित नॉमिनेट किया जाना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान, ये चीज़ अस्थायी अवयव नहीं है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या थे? समाहित हैं। अगला है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। तो कौन नहीं है? ये है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ए है, ऐसी है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। और डी है, इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, जो बिल्कुल गलत है। बाकी सब 1935 की विशेषता में आता है। अगला है, 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? ये है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? बिल्कुल नहीं। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है? बिल्कुल नहीं। और इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रमुख ये स्रोत है। देखिए, वर्तमान में जो भारतीय संविधान लागू है, भारत का संविधान, उसमें से लगभग 200 ऐसे अनुच्छेद हैं, नियम है, जो 1935 के अधिनियम के तहत से लिया गया था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, जो बिल्कुल इस समय है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना है। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सब वर्तमान में मौजूद है, जो 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में मौजूद था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा अर्थात म्यांमार को बर्मा कहा जाता है, वो भारत से अलग हुआ। कब हुआ? ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये है साइमन कमीशन द्वारा,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन जो है, और ये कब हुआ था? 1942। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, या फिर 15 लाख व्यक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम वुड। ये नहीं था, बाकी ये सारे के सारे थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये नहीं था, बाकी सारे कैबिनेट जो मिशन का सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बिल्कुल नहीं। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, बिल्कुल नहीं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम के पहले संविधान सभा का गठन हो चुका था। ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तथा उप सभापति बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार जो राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं है? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन। ये अंतरिम सरकार में नहीं थे, बाकी सब लोग थे। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त जो 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा ने से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री, कृषि तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, ये कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। और आर है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखिए, जो वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी, जो बिल्कुल सही है। और वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, एक
जो कथन ए है वो सही है, आर जो उसका कारण जो है दिया गया वो गलत है। तो ऑप्शन इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो ने के स्थान पर विस्काउंट बेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। अगला है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। यानी कि भारत की संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो था वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में और मुस्लिम लीग 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। इसका उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ये है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। गलत है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। बिल्कुल नहीं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किया। इन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभा सदस्यों द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य ए है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। बिल्कुल नहीं। और सी है प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। सही है। और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, जो ये भी बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा सिफारिश की गई योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। नेक्स्ट है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो कैसे हुआ था संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव देखिए संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये है बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ये है सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम बैठक जो अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही
प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके बाद से अगली अध्यक्षता में अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सचिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। ए है 10 जून 1946 को, बी है 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950 और दिसंबर 1951। तो दिसंबर 1946 अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 जून 1946, 9 दिसंबर 1946 और 19 नवंबर। देखिए, रिपीट प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 और 26 जुलाई 1946। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये है बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी.डी. देशमुख। इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए है 7, 9, 12 या 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये तो सबको पता है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? बी.आर. अम्बेडकर,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? ए है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अन्य सदस्य थे। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य जो सदस्य थे वो 6 थे। ये थे कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इसमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा टी पी खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को इस समिति में क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। देखिए, एन गोपाल स्वामी थे और कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, और बी है के एम मुंशी, ए के अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस सेट का हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये सारे के सारे प्रश्न जो आर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में जो राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं, इसमें से 75% प्रश्न पूछने का चांस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।